Assalamualaikum. My name is Saleha Sarwar. I'm from BS Accounting and Finance, 7th semester. The company name of which I'm analyzing is International Knitwear Limited. So first of all, we discuss the nature and status of business. International Knitwear Limited is incorporated in Pakistan and listed on Pakistan Stock Exchange in 1990 May 21. जो मेरी कंपनी है इसका जो काम है वो क्रिएट करना, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग निटेड एंड वूवन अपैरल प्रोडक्ट्स। ये निटेड और वूवन अपैरल प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि गारमेंट्स का इसका काम है। ये जो कंपनी है ये अपने गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्टर पे। मेरी कंपनी का जो ये कंपनी है इंटरनेशनल निटवेयर लिमिटेड, इसका जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल। SCCP रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 21 मई 1990। और अब आ जाते हैं इस कंपनी के ऑडिटर कंपनी पे। जो इस कंपनी को ऑडिट करती है वो है RSM इंटरनेशनल, और ऑडिटर्स के नेम है RSM अवैस हैदर लियाकत नुमान, और उनके जो पार्टनर हैं इंगेजिंग पार्टनर और ऑडिट रिजल्टिंग वो है सैयद नवीद अब्बास। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके जनरल पब्लिक फॉरेन शेयर्स पे। वो है हमारे पास इसके जो फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं वो है 3। शेयर हेल्ड जो है इनका है 2500 यानी कि 0.03%। फ्री फ्लोट शेयर जो हैं इसके हैं 3,870,000। उसके बाद आते हैं इसके मार्केट कैप, वो हमारे पास है 173,085 मिलियंस। उसके बाद इसके शेयर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 96,750,000। करंट प्राइस इसकी 17.89 रुपीज़ चल रही है इसके शेयर्स की। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाते हैं इस कंपनी के मतलब शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह, यानी कि गारमेंट्स हैं फॉर वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रंस। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कस्टमर कंट्रीज़ कौन सी हैं। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, स्विट्ज़रलैंड, UK एंड US। अब इसके वैल्यूड क्लाइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके जो वैल्यूड क्लाइंट्स हैं वो है हमारे पास कार्स्टेड AD, नेकरमैन वर्सन, सिडन स्टिकर ग्रुप, JC पेनी, क्वाले AG एंड चार्टर हाउस UK। उसके बाद हमारे पास इस कंपनी के जो प्रोडक्शन हेल्पर्स आ जाते हैं वो है जो इसकी प्लानिंग, सोर्सेज और लॉजिस्टिक्स करते हैं। वो कंपनी है हमारे पास ली एंड फंग लिमिटेड, हांगकॉन्ग से है ये कंपनी। और उसके बाद जो हमें इस कंपनी के जो मशीन सप्लायर्स मिले हैं वो हैं निटेड मतलब जो इस कंपनी को बने बनाए कपड़े बनाने के लिए हेल्प करते हैं। मशीनरी जो इसको सप्लाई करती है वो है हमारे पास शीमा सिकी जापान एंड स्टॉल जर्मनी। उसके बाद जो इसकी अमाउंट ऑफ बिज़नेस है इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ वो ये है। जो इसके रेवेन्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 2021 के 3 के सबसे पहले हम देख लेंगे। वो हमारे पास आ जाते हैं 284,019,007। उसके बाद 2022 में जो हुए थे वो थे हमारे पास 277,195,209। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं 2021 के, वो हमारे पास आ जाते हैं 238,199,226। और उसके बाद हम इसका प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है 15,343,048। और 2002 में जो हुआ था प्रॉफिट वो हमारे पास आ जाता है 2,429,081। और जो 2021 में हुआ था वो हमारे पास आया था 13,991,765। ये इसका प्रॉफिट हुआ था इन 3 ईयर्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके करैक्टरिस्टिक ऑफ CEO रिव्यू रिपोर्ट, यानी कि इसकी CEO रिव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसको करने के लिए हम देखेंगे हमारे शेयर पर अर्निंग पर शेयर को, इसको डिस्कस करेंगे। मतलब इस पर डिस्कशन करके ही हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, और हम ये प्रीवियस ईयर से ही इसका कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद सेकंड पर आता है इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू। इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू जो है उसमें हमारे पास रहता है कि जो हमारी जो इनकम है उसको हम उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसको जब हम डिस्क्राइब करें, उसको हम देखें तो हम इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज़ के थ्रू देखें। अदर इनकम्स उसमें हमारे पास स्पेसिफिक फिगर्स आ जाते हैं रिपोर्टेड, जिसमें हमारे पास डिविडेंड आ गया और बहुत सी चीज़ें।
उसके बाद हमारे पास था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपोर्टिंग ऑफ स्पेंडिंग टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब हमने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिंग है वो भी इसमें रिपोर्ट होगी, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकें, मतलब ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सके और इम्प्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी को। डिविडेंड डिक्लेरेशन, रिकमेंडेशन ऑफ कैश डिविडेंड बाय द बोर्ड, मतलब जो डिक्लेरेशन की जाए वो बोर्ड से की जाए और मेंशन किया जाए CEO रिपोर्ट को एज अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी डिक्लेरेशन की जाए डिविडेंड की वो CEO रिपोर्ट के अंदर मतलब लिखी जाएगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर आउटलुक। इसमें मतलब बताया गया कि जो चैलेंजेस आएंगे उनको, और जो हमने मैनेजमेंट प्लान मतलब इस कंपनी के जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं वो इसमें लिखे जाएंगे, ताकि इसकी रेजिलेंस यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब देखा जाए और उसकी ग्रोथ को भी मेंटेन किया जा सके। उसके बाद है मटीरियल चेंजेस, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी इवेंट नहीं होगा, अगर होगा तो वो उसमें मटीरियल चेंजेस पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास 8th आ जाता है पॉइंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट आ जाती है। इसके इनिशिएटिव्स को और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को देखा जाएगा, मतलब हमने जब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी देखा जाएगा, ताकि हम जो मतलब ये कंपनी है वो अपने गोल्स को सही से फुलफिल कर सके। गवर्नेंस एंड कंट्रोल, उसमें यह आ जाता है कि मतलब गवर्नमेंट जो है इससे सिस्टम को और उसके प्रोसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती है, और अगर मतलब इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकती है, एथिकली कर सकती है और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ये सारे डायरेक्शन और पॉलिसीज़ को सेट कर देगी और ओवरऑल कंट्रोल हो जाएगा तो इस कंपनी का मैकेनिज़्म जो है वो अच्छे से मॉनिटर हो जाएगा और सारी की सारी पॉलिसीज़ को ईजिली फॉलो किया जा सकेगा। उसके बाद हमारे पास रहता है ऑडिटर का ओपिनियन। The opinion is that the financial statement conform to the accounting and reporting standard applicable in Pakistan and give a true and fair view of the company's financial position। ये ऑडिटर का ओपिनियन ट्रू एंड फेयर पे ही है, इसकी वो मतलब ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ही उसने दिया है इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखते हुए, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट आ जाता है, कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाती है, चेंजेस इन इक्विटी आ जाती है एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड, जो कि 2003 में हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने ट्रू एंड फेयर अपना व्यू दिया है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के देखते हुए। उसके बाद की मैटर उसने रेवेन्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है कि इस कंपनी की जो कि इस कंपनी का मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इसमें उसने कहा है कि माइट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब करेक्टली वो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, ये उसने की मैटर बताया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैजिंग टूल्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट टूल। उन्होंने नेचुरल हेजिंग थ्रू मैचिंग फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। इस टूल में जो कंपनी है उसने अपने रिसीवेबल्स यानी कि इनफ्लोज और जो हमारे पेएबल है आउटफ्लोज हो गए उनको मैच किया है। इसका यूज़ ये है कि अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं उसको आराम से मतलब इजीली सॉल्व किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है नीड टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी इन द मार्केट। इससे एक्सचेंज रेट रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है इस टूल को यूज़ करके। सेकेंड नंबर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टूल, वो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें यह है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ जो हैं हमारे पास इस कंपनी की वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि कंपनी ने विद इन द ईयर पे करनी ही करनी है। और इस टूल को यूज़ करने से ये होगा कि ये हेल्प करेगा मैनेज करने में इंटरेस्ट और रिड्यूस करने में इम्पैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टूल। इसमें यह है कि ये लोग यूज़ करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ताकि अपना ट्रेड डेट कर सकें फ़ॉरेन कस्टमर्स के साथ, मतलब फ़ॉरेन कस्टमर्स के साथ अगर उन्होंने ट्रेड बनानी है या ट्रेड डेट यूज़ करनी है तो वो इस टूल को यूज़ करते हैं। इसके यूज़ करने से ये होता है कि जो रिस्क है नॉन गेटिंग पेड का, मतलब पैसे ना देने वाला जो रिस्क है वो इससे कम हो जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। तो ये मेरी कंपनी की प्रेजेंटेशन थी। इस कंपनी की कोई सब्सिडीज़ भी नहीं है और ना ही ये खुद किसी की मतलब सब्सिडरी है, ये खुद ही है जो है। और इस कंपनी की मतलब ओवरऑल एनालिसिस यही की है कि मतलब जो इसका ऑडिट रिपोर्ट से पता चलती है कि इन कंपनी को अपने रिवेन्यूज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि वही मेन इंडिकेटर है इस कंपनी का।